देखो बाबू, हम लोग पढ़ेंगे अपना जो हमारे सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है, दिस इज प्रीपोजिशन। अब हमको ये तो पता है कि सारे लोग लगभग प्रीपोजिशन के डिफिनीशन को जानते होंगे, क्योंकि जो प्रीपोजिशन है दैट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन बेसिकली होता क्या है, प्रीपोजिशन होता क्या है। अगर प्रीपोजिशन की हम डिफिनीशन बात करें तो प्रीपोजिशन को अगर हम दो पार्ट्स में अगर ब्रेक कर दें, जैसे प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, अब इसको दो पार्ट में तोड़ोगे तो एक पार्ट हो जाएगा प्री, और दूसरा जो हो जाएगा तुम्हारा प्लस करके पोजीशन। क्या हो जाएगा दूसरा? पोजीशन, यानी प्रीपोजिशन। एंड प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई वर्ड होगा जो किसी भी वर्ड के पहले आएगा, ठीक है, वर्ड के पहले आएगा और उसके पोजीशन को क्या करेगा, बताएगा, दैट इज द प्रीपोजिशन। लेकिन अब किसके पोजीशन के पहले आएगा? तो हमेशा नाउन के पहले आता है। ठीक है, हमेशा क्या आएगा? नाउन के पहले आएगा, या नाउन से रिलेशन को बताएगा, यानी नाउन के रिलेशन को बताएगा, यानी उसको रिलेट करेगा। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन ऐसा क्या होता है? प्रीपोजिशन किसी भी नाउन के पहले आता है और उसके रिलेशन को बताता है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिएगा, ललिता शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड। अब देखिए, हमको अभी इसकी मतलब को नहीं समझना है, अब कि हमको मतलब को नहीं समझना है, अभी मतलब क्या कह रहा है वो अलग बात है। लेकिन दिस इज द ऑन, ऑन इज द प्रीपोजिशन। अब ऑन प्रीपोजिशन है तो यूज कहाँ पर हो रहा था? देखिए यहाँ, हर इल हस्बैंड, दिस इज द नाउन, तो नाउन के पहले आया, ठीक है, और उससे रिलेशन बता रहा है ललिता का, ये रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं जो आपको समझ में आ नहीं रहे होंगे। क्यों नहीं आ रहे होंगे? क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर लिखा है ललिता शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड। तो वेट ऑन का मतलब होता है सेवा करना, और वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना। देखिए, दोनों का मतलब तो होता है, वेट का मतलब इंतजार होता है। अगर आप ऐसे बेसिकली कहोगे वेट का मतलब इंतजार होता है, लेकिन वेट के साथ अगर ऑन आ गया तो उसका मतलब होता है सेवा करना, और वेट का मतलब फार आ गया तो इसका मतलब होता है इंतजार करना। ठीक है, ये प्रीपोजिशन होता है। अब देखिए नेक्स्ट आप चलेंगे, देखेंगे प्रीपोजिशन को दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक प्री एक पास्ट। प्री इंग्लिश में होता है और पास्ट हिंदी, यानी हिंदी और इंग्लिश लिखने का मतलब क्या है? देखिए, कभी भी अगर हम प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं तो अब कोई कहेगा सर ये हम प्रीपोजिशन हिंदी में नहीं पढ़े, हिंदी में भी पढ़े हो। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल बोलना है, द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल का मतलब क्या है? कि जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है। यानी इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं प्रीपोजिशन का तो हमेशा नाउन के पहले आता है, और हिंदी में बात करें तो हमेशा नाउन के बाद आता है। जैसे देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, जैसे मान लिया हमने एग्जाम्पल लिख लिया, द बुक इज ऑन द टेबल। जैसे एग्जाम्पल हम लिख के आपको दिखा रहे हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल मीन्स द बुक इज ऑन द टेबल। तो जब ऑन द टेबल बोलोगे तो देखना आप ऑन द टेबल आएगा, यानी टेबल नाउन है और नाउन की पहले आएगा ऑन। इसका मतलब अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं प्रीपोजिशन को, तो इंग्लिश में प्रीपोजिशन नाउन के पहले आता है। लेकिन यही बोले कि किताब टेबल पर है, देखिए यहाँ टेबल के पहले है, टेबल पहले नाउन है, नाउन यानी संज्ञा हिंदी में बोलते हैं, और हिंदी में इसके बाद आ रहा है। तो एक प्रीपोजिशन को समझने का सबसे आसान तरीका ये भी है कि आप देखिए, अगर हिंदी में हम प्रीपोजिशन को यूज करते हैं तो हमेशा नाउन के बाद यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर हम प्रीपोजिशन को यूज करते हैं तो हमेशा नाउन के पहले यूज करते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, यानी इंग्लिश और हिंदी में प्रीपोजिशन को समझने के लिए। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा प्रीपोजिशन में, जैसे प्रीपोजिशन में क्या है कि प्रीपोजिशन में क्या है
देखिए बेसिकली अगर हम बात करें प्रीपोजिशन में तो कॉमन कम से कम 40 या 50 प्रीपोजिशन होते हैं। उसके बाद बाकी जो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे देखिए एक कॉमन प्रीपोजिशन जो हमेशा यूज होता है, लेकिन कुछ मिला के हम बना देते हैं। जैसे देखिए ऊपर है डील इन, डील विथ, एग्री टू, एग्री विथ। उसी तरह हमने पहले ऊपर अभी फिर बताया था कि वेट टू, सॉरी वेट ऑन, वेट ऑन का मतलब होता है सेवा करना, और वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना। तो ये चीज है, तो ये डिफरेंट होता है, यानी कॉमन अलग होता है और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन अलग होता है। देखिए उसके बाद यार नीचे लिखा है डिफिनीशन, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। ये चीज हमने पहले भी बताया था कि जो प्रीपोजिशन होता है एक ऐसा वर्ड होता है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, यानी रिलेशन स्थापित करता है किसके बीच में, दो नाउन के बीच में। यानी दो नाउन के बीच में वो क्या करता है, एक रिलेशन को बताता है, दैट इज द प्रीपोजिशन। क्लियर। अब देखिए कुछ ये जैसे रूल आपको स्टार्टिंग में ही बताया जा रहा है, ये थोड़ा सा आप ध्यान समझिएगा कि एक्चुअली प्रीपोजिशन का यूज क्या होता है। ठीक है, तो ये अभी ये हम पढ़ाएंगे अभी तुरंत इसके बाद, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं उसको समझिएगा कैसे। जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल्स में क्या दिया हुआ देखिए, लिखा है आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा होगा, एक सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक नॉमिनेटिव वोकेटिव केस होता है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड वोकेटिव। ठीक है, केस पढ़ा होगा आपने नाउन में, फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ा होगा तो फर्स्ट ईयर में दिया होगा नाउन वाले पोर्शन में। तो यहाँ देखिए कहा गया है कि कभी भी प्रीपोजिशन के बाद हम सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं कर सकते। यानी अब देखिए इसी एग्जांपल में देखिएगा, सी हैज कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड आई। देखिएगा अगेंस्ट क्या है, व्हाट इज अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या है, अगेंस्ट इज द प्रीपोजिशन। अगेंस्ट क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस को नहीं रखते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। क्योंकि नाम राम तो नाउन है, लेकिन और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो देखिएगा सी हैज कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड आई, तो आई है तो ये क्वेश्चन में गलत हो जाएगा, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये दे देगा इसमें गलत क्या है, तो आप देखेंगे अब उसके बाद आई का जो सब्जेक्टिव है, आई का जो आई तो सब्जेक्टिव है, ठीक है, आई क्या है, सब्जेक्टिव है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव होता है मी। तो आप इसको सही से इरेज करके बनाएंगे, सी हैज कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड मी, वो मेरे और राम के खिलाफ क्या किया, ठीक है, ये चीज है। तो ये चीज आपको मिलेगा, यानी कभी भी प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है, ना सब्जेक्टिव के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, अब आगे चलिए आप। उसी तरह आप नेक्स्ट देखेंगे, फिर लिखेगा नेक्स्ट आफ्टर प्रीपोजिशन जिरंड इज यूज्ड। मतलब कभी भी आप देखेंगे कि अब जिरंड क्या होता है, जिरंड ये भी समझना है। देखिए वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है और एज अ नाउन काम करता है, तो दैट इज नोन एज जिरंड। जैसे आपने पढ़ा होगा स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, या ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। तो जहां कहीं भी वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज करके एज अ नाउन यूज करते हैं, दैट इज द फॉर्म ऑफ जिरंड। तो देखिएगा हमने क्या बोला है कि कभी भी अगर आप प्रीपोजिशन यूज किए हैं तो प्रीपोजिशन के बाद आपका हमेशा वर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब होता है वो जिरंड फॉर्म में होता है, इट मींस आईएनजी फॉर्म में होता है। ये भी एक रूल है। देखिएगा यहाँ पर आपको जो एग्जांपल मिलेगा, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है आई abstain फ्रॉम स्मोक। मुझे रोका गया किससे, स्मोकिंग से, स्मोकिंग से मुझे रोका गया। तो अब ये स्मोक गलत है, स्मोक धुआं हो जाएगा, लेकिन यहाँ एज अ स्मोक, स्मोकिंग नाउन हो जाएगा। देखिए ये नाउन अब जिरंड की तरह काम करेगा। तो आई abstain फ्रॉम स्मोकिंग, यानी मुझे स्मोकिंग करने से रोका गया। ठीक है, ये है प्रीपोजिशन के कुछ मतलब टिपिकल यूज होते हैं। ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम देंगे आप, इससे कोई भी एग्जाम देंगे उस एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो बेसिक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला है।
तो हम पहले बेसिक्स को भी देखेंगे, बस हमने थोड़ा सा आपको सोचा एक ओवरव्यू दे दें कि एक्चुअली में जो प्रीपोजिशन का जो यूज होता है क्यों होता है, क्योंकि कंपटीशन में ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये ऐसे दे देगा फ्रॉम प्रीपोजिशन, फ्रॉम के बाद स्मोक या स्मोकिंग दे देगा, तो आपको पूछेगा कौन सा, विच इज राइट। तो आप पढ़े रहेंगे तो आप बताएंगे सर आफ्टर प्रीपोजिशन वी यूज्ड जिरंड, आफ्टर प्रीपोजिशन वी यूज्ड सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव केस। तो इसके हिसाब से आपका क्या होगा, फिर ये प्रोसेस चलेगा। देखिए हमको पढ़ना है बेसिक रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन। देखिए बेसिक रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन, देखिए बहुत सही बनाया है पेपर, आप देखेंगे आपके फिगर भी दिखाई दे रहा हो, फिगर भी इतने अच्छे से बनाया गया है कि फिगर को आप देखना चाहे तो समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेसिक में पहला है ऑन, एबव और ओवर, तीनों में पहले रूल समझिएगा, तीनों में रूल पहले समझिएगा, रूल नहीं समझ पाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऑन, जैसे ये गोला जो बनाया गया है जो सर्किल की तरह दिख रहा होगा, दैट इज द ऑब्जेक्ट। क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। देखिए अब ये एक स्पेस है, यानी एन, ओवर, ऑन, एबव एंड ओवर, तीनों का मतलब होता है पर या ऊपर। ठीक है, तीनों इंडिकेट करते हैं पर या ऊपर का, मतलब तीनों इंडिकेट करते हैं या तो उसके ऊपर होगा या तो उस पर होगा या तो उसके ऊपर होगा। तो देखिए ऑन, ऑन में देखिए ऑब्जेक्ट एकदम दूसरे के ऑब्जेक्ट से सरफेस से क्या हुआ है, सटा हुआ है। इसका मतलब ये जो ऑन है, ठीक है, ये जो ऑन ऑन का जो यूज है, देखिए दोनों सरफेस के बीच में देयर इज नो गैप, देयर इज नो गैप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, सो वेयर वी यूज प्रीपोजिशन ऑन, यानी जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर रखा हुआ हो, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर हो, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन ऑन यूज करते हैं। लेकिन देखिए अब उसी पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के थोड़ा सा सरफेस से ऊपर है तो हम उसको एबव यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे छत पर जो फैन है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एबव। ठीक है, उसी तरह अब ओवर क्या है, ओवर का मतलब क्या है, जैसे ओवर का मतलब छत, यानी हम बैठे हुए हैं कमरे में, हमारे ऊपर जो सीलिंग लगी है दैट इज द ओवर। ठीक है, आप पहला एग्जांपल समझिएगा, पहला है देयर इज ए कैप ऑन इज हेड। ठीक है, देयर इज ए कैप, देयर इज अ कैप ऑन इज हेड, मतलब क्या है कि एक टोपी उसके सर पर है, तो टोप जो सर पर टोपी होगी वो सर से सटी हुई होगी, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, ऑन। क्या लगाया गया बाबू, ऑन लगाया गया। ठीक है, उसी तरह आप सेकेंड एग्जांपल में आएंगे तो लिखा है द कूली वॉच कैरिंग अ बैग ऑन हिज हेड। अब कूली सामान को कैरी करेगा तो जाहिर सी बात अपने सर के सरफेस पर रख के करेगा, इसलिए वहां पर हम लगाएंगे प्रीपोजिशन ऑन। क्लियर, उसके बाद क्या है, देखिए अब देखिए द फेयर इज एबव द सॉरी द फैन, सॉरी द फैन इज एबव अस। हमने बोला है कि जब फैन हमारे छत के ऊपर है, चल रहा है, तो उसके लिए हम एबव लगाते हैं, ये देखिए एबव। ठीक है, एग्जाम्पल को देखिए, जब तीनों क्यों, तीनों एक साथ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये तीनों एग्जाम्पल अगर आप एक जैसे, इनके तीनों में बहुत क्या होता है, डिफरेंस कम होता है, बस ये समझना, तीनों को एक साथ समझेंगे, ऑन, ओवर एंड एबव। तो ऑन का मतलब जब सरफेस पे एकदम सरफेस सटा हुआ है तो ऑन का यूज करोगे, एबव कब यूज करोगे, जब आपके जब एक सरफेस दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ी सी दूरी पर है तो आप एबव यूज करोगे। ठीक है, उसी तरह ओवर का यूज करोगे जब एक सरफेस आपके पूरा कंट्रोल कवर कर, जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं आपके ऊपर छत, ठीक है, या द एरोप्लेन इज फ्लाइंग। देखिए अब यहाँ देखिए देयर इज अ रूफ ओवर योर हेड, हाँ आपके ऊपर छत है तो छत इज ओवर हो गया, लेकिन आपके ऊपर फैन है तो एबव हो गया, लेकिन आपके सर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, कैप रखा हुआ है तो ऑन हो गया। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देयर इज अ रूफ, यानी छत है, ओवर योर हेड, यानी आप बैठे हैं कमरे में, तो कमरे में अगर बैठे हैं तो आप कह सकते हैं देयर इज ए रूफ ओवर योर हेड, यानी आपके छत पर क्या है, आपके सर पर छत है, यानी पर है, यानी सर पर नहीं है, ओवर, यानी आप और उनके बीच में गैप, और वो पूरा आपको कवर किए हुए, क्या है, पूरा कवर किए हुए है, इसलिए वहां पर ओवर लगाएंगे। उसी तरह आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा हुआ है द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड, यानी अब एबव का मतलब क्या है, अब जैसे क्लाउड है, क्लाउड यानी बादल, बादल के ऊपर हवाई जहाज उड़ता है, इसलिए उसके ओवर एबव लगा दिया, एबव।
अब द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हेड, यानी अब बताइए आपके सर के ऊपर से क्या हुआ, जहाज उड़ गया। तो जहाज तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपके सर के ऊपर से गया तो आप वहां पर छोटे कंसिडर किए जाएंगे ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, ओवर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ लग जाएगा ओवर। उसी तरह आप आएंगे, ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे, और हमको लगता है ऑन, एबव और ओवर में आपको डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। देखिए जो नेक्स्ट है दैट इज द ऑन। देखिए ऑन, ऑन का जो यूज होता है, जैसे ऑन, ऑन, एबव और ओवर आपने पढ़ा है, ऑन, एबव और ओवर। ऑन क्या है, ऑन और एबव ओवर में फिर से देख लीजिए, ऑन, दिस इज ऑन, दिस इज एबव, दिस इज ओवर। ऑन का मतलब जब ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से सटा हुआ है, एबव का मतलब जब उस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में थोड़ी सी गैप हो। ठीक है, और ओबव का मतलब वो पूरा तरह उसको ढक लेता हो, तो दैट इज द ओवर। ठीक है, ऑन, एबव और ओवर। अब देखिए ऑन यूज कहाँ करते हैं, पर्टिकुलर फ्रेजेस होते हैं, जैसे देखिए ऑन इज यूज विथ पर्टिकुलर फ्रेजेस, जैसे लिस्ट में ऑन अ जर्नी, ऑन अ ट्रिप। जैसे ऑन अ जर्नी, जर्नी के लिए होता है, जर्नी पे जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं। ठीक है, ऑन अ वगेज, एक यात्रा पे जाते हैं, या वगेज यात्रा होता है, ऑन अ ट्रिप हो गया। ठीक है, ऑन डिमांड होता है, डिमांड के साथ ऑन होता है। ऑन ड्यूटी होता है, ड्यूटी के साथ ऑन होता है। हॉलीडे, हॉलीडे ऑन हॉलीडे होता है। ठीक है, ऑन द वॉल यानी दीवार पर है तो होता है। ऑन लीव, छुट्टी पर है तो लीव होता है। ऑन द फोन, फोन पर है, फोन पर बैठे नहीं है, फोन से बात कर रहे हैं। ऑन द रेडियो, रेडियो पर कोई प्रसारण आ रहा हो। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ पर्टिकुलर फ्रेजेस ऑफ ऑन। ठीक है, अब देखिए एवब, एवब के लिए सिंपल सा लिखा हुआ है, शुद्ध भाषा में लिखा हुआ है आपको समझने के लिए, क्या है, एवब का यूज से ऊपर तथा संख्या में ज्यादा या अधिक दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी एवब का मतलब उससे ऊपर या किसी एक लेवल से ऊपर दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हिज इनकम इज एवब 10,000 अ मंथ, यानी इसकी जो सैलरी है वो कितना है, 10,000 रुपए पर महीने है। ठीक है, अब देखिए यानी एक 10,000 रुपए हो गया। उसी तरह क्या है, हिज इनकम इज एबव 10,000 अ मंथ, उसकी जो सैलरी है 10,000 के ऊपर है, पर महीने 10,000 से ज्यादा वो कमा लेता है। यानी जो उनकी उसकी जो इनकम है, देखिए उसकी जो इनकम, देखिए एबव लगा हुआ है, एबव क्यों लगा है, क्योंकि उसने एक बेस कर दिया 10,000, 10,000 एक बेस बना दिया है कि एबव 10,000, ओनली 10,000 को बेस बनाया और बेस से ऊपर दिखाने के लिए हमने एबव का यूज कर दिया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एबव। और दूसरा क्या, देयर आर एबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी अब देखो इस क्लास में 100 तो है ही है। एबव यूज करने का मतलब जिस भी वर्ड जिससे भी कंपेयर करेंगे एबव लगा के, इसका मतलब उतना तो है ही है, मोर देन उससे ज्यादा, यानी देयर आर एबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि 100 विद्यार्थियों से ज्यादा है, 100 स्टूडेंट से ज्यादा है इस क्लास में। ठीक है, देयर आर एबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब 100 स्टूडेंट से ज्यादा है बच्चे इस क्लास में। ठीक है, तो ये एक बेस बना दिया गया ना, 100 बेस हो गया, तो इसका मतलब जब 100 बेस हो गया, तो इसका मतलब जब बेस हो गया तो ये आपका एक बेस पॉइंट हो गया, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एबव लगा दिया। ठीक है, अब देखिए ओवर, ओवर का मतलब क्या है, ओवर, ओवर का यूज एज, टेम्परेचर, ओवर का यूज एज बताने के लिए एवर ओवर एज बोलते हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट के लिए, या किसी प्लेस के आसपास किसी वस्तु को ढकने के लिए। ठीक है, ओवर लगाते हैं, समूचा यानी पूरा तथा पीरियड ऑफ टाइम के अर्थ में करते हैं। जैसे देखिए ही इज ओवर 30, यानी वो 30 पूरा कर लिया। ठीक है, ही इज ओवर 30, वो 30 पूरा कर लिया। या दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल को देखिए, ही इज ओवर 30, देखिए ओवर 30 लिखा हुआ। फिर द टेम्परेचर इज ओवर 20 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर जो है वो 20 से ज्यादा है। इट इज कोल्ड ओवर हियर, यानी बहुत ज्यादा ठंडी है यहाँ, ओवर अधिक ठंडी है। ठीक है, द क्लास इज ओवर एट 5 PM, मतलब क्लास 5 बजे के बाद खत्म हो जाएगी। उसी तरह प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, यानी क्या करिए आप
इस कपड़े को पूरे टेबल पर क्या करिए, फैला दीजिए, यानी कवर कर दिया। टेबल क्या करेगा, पूरा कवर कर देगा। तो वी यूज हियर प्रीपोजिशन ओवर। ठीक है, हाँ देखिए अगला चीज है फिर ओवर इज यूज्ड। देखिए ओवर, ओवर लिखा है, ओवर इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड, ओवर ईटिंग, ओवर वाइज, ओवर स्मार्ट, ओवर वाइज। मतलब जैसे कुछ सेंस होते हैं, सेंस का मतलब होता है फीलिंग्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो वहां पर जैसे ईटिंग, अब खाना तो दिखता नहीं, खाना मतलब जो ईटिंग होता है दिखता नहीं है, इसलिए ओवर ईटिंग। ओवर वाइज, बहुत ज्यादा बुद्धिमानी तो दिखती नहीं है, लेकिन बोलते ना बहुत ज्यादा बुद्धिमानी। ओवर स्मार्ट, ओवर वाई, या ओवर बीजी। ठीक है, अब देखिए दूसरा,